गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स और पिछली क्लासेस के अंदर हम जेनेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे कि एक्चुअल में जेनेटिक्स होता क्या है और किन किन चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम पीछे की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। पीछे की क्लास में या जो पिछली क्लास हमने देखी थी उस क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मेंडल ने किस रीजन से पी प्लांट को चूज किया, क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टर्स थे। तो मेंडल ने मेनली जिन कैरेक्टर्स को लेकर के अपने एक्सपेरिमेंट किए उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेंडल ने टोटल 34 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स चूज किए थे। मतलब जो मटर का प्लांट था उस मटर के प्लांट में से या पी प्लांट में से टोटल 34 कंट्रास्ट कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए और इन 34 में से 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को मेंडल ने फाइनली सेलेक्ट किया। इसका रीजन ये था कि ये जो 7 पेयर थे, ये 7 पेयर जेनेटिकली डिजीज फ्री थे। मतलब इनके अंदर किसी तरह का कोई जेनेटिक डिजीज नहीं था, ये टोटली प्योर कैरेक्टर थे, इसीलिए मेंडल ने इन कैरेक्टर्स को चूज किया। अब ये जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये यहाँ लिस्टेड किए गए हैं। इन 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में से मेंडल ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट या रिसेसिव का मतलब क्या होता है? मेंडल ने जब अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल ने जब अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए तो इन एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए ये पेरेंटल जनरेशन है ए और बी। इन पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस के बाद यहां जो जनरेशन हमें मिलेगी, पहले क्रॉस के बाद यहां जो जनरेशन हमें यहां मिलेगी, इस जनरेशन को मेंडल ने कहा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स शो हुए, मतलब पेरेंट्स के अंदर या पेरेंटल प्लांट्स के अंदर पहले क्रॉस के बाद में जो कैरेक्टर्स शो हुए, आने वाली डॉटर सेल्स के अंदर या आने वाले डॉटर प्लांट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स शो हुए, उन कैरेक्टर्स को मेंडल ने यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर बोला। और जो कैरेक्टर यहाँ शो नहीं हो पाए, इस जनरेशन के अंदर शो नहीं हो पाए, उन कैरेक्टर्स को मेंडल ने रिसेसिव कैरेक्टर्स बोला। तो ये जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, वन बाय वन मेंडल ने इन कैरेक्टर्स पे अपने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्हें लिस्टेड किया डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर कि कौन कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट हैं और कौन कौन से कैरेक्टर रिसेसिव हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है हाइट ऑफ प्लांट। मेंडल ने जब पी प्लांट को देखा तो सबसे पहले जो अट्रैक्शन का कारण था वो अट्रैक्शन का कारण था प्लांट की हाइट। मेंडल को बहुत सारे प्लांट्स के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे दिखे जो टॉल थे और कुछ प्लांट्स ऐसे दिखे जो ड्वार्फ थे। तो मेंडल ने पहला कैरेक्टर चूज किया हाइट ऑफ प्लांट, और इसके हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल्स होते हैं, टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट्स। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाए, टॉल प्लांट्स मान लीजिए यहां हम टॉल प्लांट्स ले लेते हैं और यहां हम ड्वार्फ प्लांट ले लेते हैं, तो आने वाली जो F1 जनरेशन होगी उस F1 जनरेशन के अंदर टोटली जो प्लांट मिलेंगे वो हमें टॉल टाइप के मिलेंगे, यानी कि लंबे प्लांट मिलेंगे जिनकी हाइट क्या होगी, लेंथी होगी। तो जो कैरेक्टर शो हो गया उसे डोमिनेंट बोला गया और जो शो नहीं हुआ उसे रिसेसिव बोला गया। तो इस तरह से यहाँ टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया और ड्वार्फ रिसेसिव हो गया। सेम इसी तरह से बाकी के कैरेक्टर्स पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और उनके अंदर से डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को मेंडल ने अलग अलग चूज किया। तो कलर ऑफ फ्लावर्स के अंदर सेकंड जो कैरेक्टर था वो था फ्लावर का कलर। 2 टाइप के फ्लावर्स मेंडल को दिखाई दिए। फर्स्ट वन वे जिनका कलर पर्पल था और सेकंड वे जिनका कलर व्हाइट था। यहाँ पर्पल डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ एक्सपेरिमेंट करवाया गया था सेम ही प्रोसेस यहाँ होगा।
थर्ड, पोजीशन ऑफ फ्लावर। दो टाइप की पोजीशन थी, एक वो फ्लावर जो प्लांट के एक्सियल पार्ट पे लगे हुए थे और एक वो फ्लावर जो प्लांट के टर्मिनल पार्ट पे लगे हुए थे। यहाँ एक्सियल जो है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। इसी तरह से शेप ऑफ पोड इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि पोड आपने भी देखा होगा, मटर की पोड्स को जब हम देखते हैं तो मटर की पोड्स के अंदर कुछ, अमूमन मटर के पोड्स जो होते हैं वो फूले हुए होते हैं और कुछ पोड ऐसे होते हैं जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं। तो जो कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है और जो इन्फ्लेटेड है यानी कि फूली हुई जो पोड है वो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर है। कलर ऑफ पोड ग्रीन एंड येलो, ग्रीन यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर है। शेप ऑफ सीड राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड का मतलब गोल और रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार। तो राउंड यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिंकल्ड यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर है। कलर ऑफ कोटिलीडन्स, मटर के प्लांट को या मटर के सीड को जब आप देखोगे तो आपको उसके अंदर इस तरह से दो पार्ट दिखाई देंगे और ये दोनों के दोनों पार्ट जो है वो कोटिलीडन्स हैं। तो कलर ऑफ कोटिलीडन्स येलो एंड ग्रीन, तो येलो यहाँ डोमिनेंट है और ग्रीन यहाँ रिसेसिव है। कुछ बुक्स के अंदर कलर ऑफ फ्लावर्स की जगह कलर ऑफ सीड कोट भी दे दिया जाता है। टोटली ये 7 कैरेक्टर्स थे और इन 7 कैरेक्टर्स के अंदर कुछ बुक्स के अंदर कुछ राइटर्स जो हैं वो कलर ऑफ फ्लावर्स की जगह कलर ऑफ सीड कोट भी दे देते हैं। तो हमें दोनों ही तरफ से ध्यान रखना है, कलर ऑफ सीड कोट आएगा तो वही येलो और ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 7 पेयर थे जिनके ऊपर मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। मेंडल ने कौन सी टेक्निक को यूज किया हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो बात करते हैं मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की। तो नॉर्मली इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को, ये एक तरह का क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। पीछे के चैप्टर्स में हम पोलिनेशन के अलग अलग मेथड्स पढ़ चुके हैं, तो ये एक तरह का क्रॉस पोलिनेशन ही है, लेकिन इसको ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि हम इसे आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन बोलें, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। अब होता क्या है इस टेक्निक के अंदर, मेंडल ने यहां कुछ स्टेप्स बनाए इस टेक्निक को सही करने के लिए। इसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो था प्लांट का इमेस्क्यूलेशन। प्लांट का इमेस्क्यूलेशन, इमेस्क्यूलेशन क्या होता है? इमेस्क्यूलेशन टेक्निक के अंदर नॉर्मली हमने जब पीछे पी प्लांट के कैरेक्टर्स पढ़े थे तब हमने ये देखा था कि पी प्लांट जो है वो एक बाईसेक्सुअल प्लांट है, एक बाईसेक्सुअल प्लांट है। और इस बाईसेक्सुअल प्लांट का मतलब ये हो गया कि यहाँ मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही फ्लावर के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ सेल्फिंग की जो कंडीशन है, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन की जो कंडीशन है वो ज्यादा दिखाई देगी। तो सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए मेंडल ने क्या किया, इमेस्क्यूलेशन टेक्निक को बढ़ावा दिया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। मेंडल ने क्या किया, बड फेज में, यानी कि जब फ्लावर जो होता है वो बड फेज के अंदर होता है, यानी कि पूरी तरह से ओपन नहीं होता, अभी वो डेवलपिंग फेज के अंदर होता है। तो उसी टाइम पे इस बड को ओपन करके यहां से जो स्टेमन पार्ट है, यहां से जो स्टेमन पार्ट है, यहां हम इसको कह देते हैं मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सीजर या फोर्सिप की सहायता से, फोर्सिप की हेल्प से हटा दिया जाता है। इमेस्कुलेशन टेक्निक के अंदर मेंडल ने क्या किया, फ्लावर की बड फेज के अंदर बड को ओपन करके वहां से स्टेमन पार्ट को हटा दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है, अभी क्लोज पोजीशन के अंदर है, और ये इसका मान लीजिए स्टेमन पार्ट है, और ये यहां मान लीजिए इसका स्टिग्मा पार्ट, सॉरी कार्पल पार्ट है ये। तो मेंडल ने क्या किया, इसको ओपन करके इस पार्ट को यहां से हटा दिया।
अब ये जो फ्लावर है इसको हम बोलेंगे इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर, मतलब एक ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर से हमने स्टेमन पार्ट को हटा दिया है, उस फ्लावर को हम बोलेंगे इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर। मेंडल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेंडल जो है वो अपने डिजायर जो करेक्टर्स थे उनको अगली जनरेशन के अंदर लाना चाहता था। मान लीजिए एक अलग नया कोई प्लांट है मटर का जिसके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो उनके पोलन ग्रेन्स को उठा करके ब्रश की हेल्प से या किसी भी हेल्प से उनको इसके ऊपर गिराया गया, इसीलिए इसको बोला गया आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। अब मेंडल ने क्या किया? पहला तो कर दिया इमेस्कुलेशन, सेकंड मेंडल ने क्या किया इसकी बैगिंग कर दी, और बैगिंग के साथ साथ इसको, बैगिंग का मतलब ये है कि ये जो फ्लावर था इस फ्लावर को मेंडल ने एक कवर से ढक दिया, एक पॉलीथीन से या किसी भी बैग से एक ढक दिया। ढकने का कारण ये है क्योंकि अगर ये इसी फेज के अंदर पड़ा रहेगा, ओपन फेज के अंदर पड़ा रहेगा, तो मैच्योर होने के बाद में बाय इंसेक्ट बाय एयर किसी भी तरीके से जो पोलन ग्रेन्स हैं किसी दूसरे प्लांट के, वो यहां आकर के इसको पोलिनेट कर देंगे। तो इस पोलिनेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए मेंडल ने इसको यहां से कवर कर दिया। बैगिंग करने के बाद में मेंडल ने इसके अंदर पोलिनेशन प्रोसेस किया। जब फेवरेबल टाइम आया, तो फेवरेबल टाइम आने के बाद में मेंडल ने क्या किया, इस कवरिंग को यहां से हटाया, और कवरिंग को हटाने के बाद में जो डिजायर पोलन ग्रेन्स थे, मतलब जो कैरेक्टर्स मेंडल को चाहिए थे, उन कैरेक्टर्स के लिए मेंडल ने, मान लीजिए ये सेकंड फ्लावर था जिसका स्टेमन था, यहां से मेंडल ने इसको क्रश किया और ब्रश की हेल्प से यहां से इन पोलन ग्रेन्स को उठाया और यहां ला करके डाल दिया। तो थर्ड प्रोसेस था पोलिनेशन, और फोर्थ वापस से बैगिंग, और फिर उसके बाद में टैगिंग। ये प्रोसेस हमने किस तारीख को किया है, कब किया है, टैग लगा दिया गया ताकि आने वाले टाइम में हमें ये याद रहे कि ये वाला प्रोसेस जो है वो हमने कब किया था। तो ये एक टेक्निक थी मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन की जिसे हमने कहा है आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। तो पहला स्टेप था इमेस्कुलेशन, सेकंड बैगिंग, फिर पोलिनेशन और फिर टैगिंग। तो इस तरह से मेंडल ने अलग अलग कैरेक्टर्स को लेते हुए और इस टेक्निक को उसके ऊपर अप्लाई करते हुए अलग अलग रिजल्ट्स प्राप्त किए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए। तो चलिए देखते हैं। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस, इन क्रॉसेस को मेंडल ने पीछे अभी थोड़ी देर पहले जो हमने टेक्निक्स पढ़ी उसको अप्लाई करते हुए इन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को मेंडल ने कंप्लीट किया। तो आगे की जो क्लास होगी हम वन बाय वन देखेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस किस तरह से कंप्लीट होता है, या डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरह से कंप्लीट होता है, पॉली हाइब्रिड क्रॉस किस तरह से कंप्लीट होता है। थैंक यू।